हेलो स्टूडेंट, आइए आज पढ़ते हैं हम क्लास 9th हमारी पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 1 से पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। सबसे पहले हम पाठ की रूपरेखा जान लेते हैं कि यहाँ पर लेखिका ने अपने पाठ में किस बारे में बताने का प्रयास किया है। मृदुला गर्ग द्वारा रचित यह पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है, यानी कि अपने स्मरण शक्ति के द्वारा जो उन्होंने बचपन से देखा था, जिन चीज़ों के बारे में जानती थी, कैसे उनके परिवार का माहौल था, उन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने अपने लेखन के द्वारा इस गद्य में उतारा है। इसमें लेखिका के परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। यह पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी लीक से हटकर जीवन यापन किया। लीक से हटकर जीवन यापन करने का मतलब है कि जो घिसी पिटी होती थी महिलाओं के लिए, जो मार्ग बने होते थे, ये होता था नहीं आपको यही करना है, इससे विलग होकर के कोई कार्य नहीं करना है। तो इन महिलाओं ने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए और घर में रहते हुए नए नए आयामों को भी काम किया। यह पाठ एक संदेश है, परंपरा का निर्वाह करना और लीक से हटकर विचार के स्तर पर जीवन यापन करना। लोगों के बीच कोई विरोधी संबंध नहीं है। लेखक परिचय देख लेते हैं। हिंदी की समकालीन कथा लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म वर्ष 1938 में कलकत्ता में हुआ। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर यानी एमए की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य किया तथा वर्ष 1974 के स्वतंत्र लेखन कार्य करने लगी। उनके उपन्यास एवं कहानियों में विविधता एवं नयापन है। उन्होंने अपने तथा साहित्य में महिलाओं एवं बच्चों की समस्याओं पर विचार प्रकट किया। मृदुला गर्ग की महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, कट गुलाब ये उपन्यास है, रंग ढंग, चूकते नहीं, सवाल, निबंध संग्रह है। उनमें वर्ष 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। मृदुला गर्ग की भाषा में तीखा व्यंग है। उनका पुरुष प्रधानता विरोधी दृष्टिकोण काफी चर्चित एवं विवादास्पद रहा। ये तो था लेखिका का परिचय। अब आइए अपने पाठ पे चलते हैं। लेखिका बताती हैं अपने परिवार के संबंधों के बारे में। कहती है, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां करनी पड़ी। खुद कहानियां करनी पड़ी का तात्पर्य है कि वो आगे चल करके खुद लेखन के कार्य में जुट गई। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। मर्म यानी अर्थ समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी यानी पर्दे में रहने वाली या पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। बैरिस्ट्री यानी वकालत पढ़ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे, बिलाती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा, न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। कहने का ये तात्पर्य है कि लेखिका ये बताना चाह रही है कि उस समय में भी एक परिवार में रहते हुए कोई भी किसी के ऊपर बंदिश नहीं लगाता था। सबको अपने ढंग से अपने जीवन यापन करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। आगे लेखिका बताती हैं कि जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ यानी लेखिका की माँ की शादी की
फिक्र ने इतना डराया कि वो एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर का मतलब होता है किसी की बातों को बर्दाश्त न करना। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। पर्दे का लिहाज छोड़ना यानी अभी तक वो पर्दे में रहती थी, फिर भी अपने कार्यों को करती थी, तो लेकिन अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए कहती हैं कि मैं अब इस मर्यादा को छोड़ रही हूँ और आपके दोस्त जो स्वतंत्रता सेनानी है प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। हुजूर में पेश करने का मतलब है कि उनके सामने उन्हें ले आए। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, यानी आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार यानी अंग्रेजों के हुक्मरानों से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। अब यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है कि नानी किसी के विचारों का विरोध नहीं करती थी, परंतु वो घर में रहकर ही मन अपने देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। ये परिलक्षित होता है उनकी इस बात से कि वो अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी, यानी अपने देश के किसी नौजवान से करवाना चाहती थी। अब आगे देखते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था, यानी जो पूर्वजों की कमाई था उसमें से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब यानी नानी की मर्जी थी कि माँ की शादी, यानी लेखिका के माँ की शादी किसी क्रांतिकारी से हो। शादी तो हो गई किसी होनहार से जो कि आईसीएस के इम्तिहान नहीं दे पाया सिर्फ उस आंदोलन में भाग लेने के कारण। लेकिन माँ शायद मन से स्वीकार करे न करे, परंतु अपने माँ के दिए हुए संस्कारों की वजह से उन्होंने गांधीवादी सिद्धांत के चक्कर में आकर के और ऊंचे ख्याल रखने के लिए मजबूर हो गई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जाग कर वो उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि कोई धोई पोछी और छींके पर टांग दी। धोई पोछी और छींके पर टांग दी से तात्पर्य है कि इतनी कोमल और नाजुक थी कि जरा सा भी हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, यानी वो भी अपनी ससुराल में पूरी आजादी और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन करने लगी। जिस प्रकार से चाहती थी उस तरीके से वो अपने जीवन को जीती थी। वहां पर कोई भी धर्म निर्वाह करने की पाबंदी उन पर नहीं थी,
क्यों नहीं कि उसकी दो वजहें थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे। कहने का ये तात्पर्य है कि मेरी माँ के घर में भी पूरा रहन सहन जैसे अंग्रेजों जैसा था। कहने के लिए और मेरे नाना जो हैं वो जात से भले ही हिंदुस्तानी थे, परंतु चेहरे मोहरे से, पढ़ाई लिखाई से, रंग ढंग से सब में अंग्रेजों से कम नहीं थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। शोहरत सिर करना यहाँ पर मुहावरा है। दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोचकता क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म यानी खजाना को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उसने खूबसूरती, नज़ाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता यानी किसी के पक्ष में कोई फैसला न करना, निष्पक्ष होकर किसी भी कार्य को करना या फैसला लेना, कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम होती थी। परिजात एक प्रकार का पुष्प होता है। उसमें ठोस काम करने की कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी भारी काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। यानी और कोई कार्य होता था किसी भी तरीके का, तो उसमें उनकी राय जरूर मानी जाती थी और जब वो अपनी राय एक बार दे देती थी तो वही पत्थर की लकीर हो जाती थी। पत्थर की लकीर मुहावरा है, यानी बात को न काटना। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते। हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। यानी हाथी जो होती है वो राजाओं महाराजाओं की शान होती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार जो लेखिका की माता जी थी, उस घर में एक प्रतिष्ठित स्थान उनका था। राय और मशवरा देने में उनके मन मस्तिष्क का कोई जवाब नहीं था। तो बस इसी के कारण, यानी कि अगर इतनी समझदार कोई मेंबर घर में है तो उससे समझदारी के ही काम लिए जाते हैं, न कि उन्हें किसी काम के लिए प्रेशराइज किया जाता है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद हैं। ममतालु यानी ममता भरी परवरिश, माँ के सिवा यानी हमारी देखभाल जो है वो माँ के सिवा उस घर में सभी मेंबर बिल्कुल तैनात रहते थे। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी, यानी पुरुष भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अरुचि यानी उसमें उनकी रुचि नहीं थी। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा हमने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, यानी उनके नाम से किसी भी कार्य को छोड़ा नहीं जाता था। ना इसके लिए उन्हें बाधित किया जाता था कि वो एक अच्छी बहू होने का या एक अच्छी पत्नी होने का या एक अच्छी
माँ होने का उन्होंने कर्तव्य क्यों नहीं निभाया। अब आगे चलते हैं। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबे खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ये लेखिका बताती है कि ये उनकी माँ में सबसे बड़ा गुण था। जबकि घर में वो ना एक अच्छी बहू के रूप में, ना एक अच्छी पत्नी के रूप में, ना एक अच्छी माँ के रूप में, यहाँ अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और के रूप में न होने से तात्पर्य है कि घर गृहस्थी के कार्यों को का निर्वहन न करना, बल्कि अपने सूझबूझ के साथ उस परिवार को चलाना। यहाँ पर लेखिका अपनी माँ के दो महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करती है। पहला वो कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा वो कि वो किसी की बात किसी दूसरे पर कभी जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह किसी बहन की ही क्यों न हो, दूसरे के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व अपनाए रखने की छूट थी। अपना निजत्व यानी पर्सनल। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटे भाई लेखन के हवाले हो गए, यानी लेखन के कार्य में जुट गए। लीक से खिसके यानी परिवार से बिलग होकर अपने पूर्वजों में माँ और नानी की रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा पोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को यानी उनकी बहू को पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायत मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यानी अधिकतर लोग लड़के की मांग करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी परदादी ने सबसे पहले लड़की की मांग की और इसे उन्होंने सिर्फ अपने और ईश्वर तक नहीं रखा, इसे उन्होंने खुले आम तौर पर सबसे बता दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। खुले के खुले रह जाना मुहावरा है, अक्का बक्का होना। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर बदस्तूर यानी नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। उधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी को पहली मर्तबा यानी पहली बार में ही तैयार हो गई कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। ऐसा लेखिका अपनी परदादी के बारे में बताती है। लड़की की गैर वाजुगी जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतारती रहे। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि परदादी ने ईश्वर से
ऐसी मन्नत मांगी कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 की 5 कन्याएं धरती पर यानी मेरे घर में अवतरित होती रहीं। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। नामी चोर जो चोरी करने में बहुत ही माहिर होते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोरी चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। दीदार यानी परदादी ने चोर को देखा भी था। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोल की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों ने शोर मचाने से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जाकर सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफियां दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं चोर, ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माँ जी ने कहा। जी मैं चोर, झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया और अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट से के चोर सच कह गया। अब आगे हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटियो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा न रगड़ कर धो लीजो। अब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, यानी चौंका कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। तो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। यानी पुरानी पुरानी कहानियों सुनने को मिली और नानी के चलते आजादी के लड़ाई में भी भाग लेने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और उसके बारे में भी उन्होंने जाना। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। यहाँ लेखिका भी अपने लिए बता रही है। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिता
जी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कल्पती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामज़ोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे फिराक था, यानी सनक था। सो सब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़ घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, यानी जा चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसमें मुझे इतनी मोहलत यानी फुर्सत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स करामज़ोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब इतनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितनी पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय, जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाव को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। इसके लेखक प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की है। जो उपन्यास जो ब्रदर्स कराम जो लेखिका के पिता ने उसे दिया था, ये उसके लेखक का नाम है। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में हम। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी कोई इनकार किए नहीं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, तो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है कि जब मैंने लिखना शुरू किया, उसमें कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, यानी सिर्फ घर में ही रहना और अपने कार्यों को करना। नाम क्यों नहीं बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं, तब भी नहीं होता था और अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के एक एक नहीं 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा। वह नहीं लिखती थी। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गया, यानी हिंदी में लिखने लगे।
अब 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरा ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक़्त लगा। तथ्य को हजम करना यानी इस बात का अफ़सोस था कि मेरे लेखन की क्रिया को मेरे ससुराल में कोई तवज्जो नहीं देता था और पढ़ता भी नहीं था। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता था। खैर, मैं अपनी नहीं, उन देवियों की बात कहना चाहूँगी जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आईं और लेखक बनी नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजू से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापस घर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग यानी फ्री हो लेना करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, यानी बिल्कुल बिलग रहती थी। माँ का उन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं था, पर पिताजी काफ़ी फुरते-भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेणु पीछे-पीछे पसीने में तरबतर, खराम-खराम। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने से उसके जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवाया गया था, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था और गाड़ी में बैठने के साथ-साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे-तैसे पास कर लिया, पर बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूँगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह-तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछ लो। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा, बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रखती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के, यानी जो उसके सहपाठी थे, उसके नंबर ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप की नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना, वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हमने सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर उसने अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा और मंजुला और मेरी तरह
उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोक लगा लिया, अर्थात लेखन कार्य में जुट गई। एक बात हमने एक सी रही, घर बार में परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, हमें थोड़ा भी नहीं ही शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो वही काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही जहां मर्द और औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दबड़ों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़ वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उसके चलन से हार नहीं मानी, साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन यहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूंकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या मेरी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। तो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी हिंदी कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसमें मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तराशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। यह कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले लल्लों से पहले तल्लों में फाइलें पानी में तैर आई थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? यह सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एकमुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था कि वह बंद था, चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया। वह रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा हमने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद होगा। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया?
सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते हुए सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। यहाँ पर लेखिका ने उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणादायी अपने भावों को छोड़ा है जो किसी भी कार्य को करने के लिए दुनिया की बातों में आते हैं। अगर व्यक्ति एकनिष्ठ होकर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठान लेता है तो वो उसे प्राप्त करके ही रहता है। आशा है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।